Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Vaisar Academy. In today's video, we are going to discuss about Golgi apparatus. As in our previous video, we discussed rough endoplasmic reticulum. उसमें हमने डिस्कस किया था पूरा प्रोटीन का सिंथेसिस और हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमने न्यूक्लियस डिस्कस कर लिया था एंड न्यूक्लियर पोर एंड हमने जो है आर डिस्कस किया, राइबोसोम डिस्कस किया। तो अभी इसी सिंथेसिस का एक और ऑर्गेनल पार्ट होता है, उस ऑर्गेनल को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, विच इज गोल्जी apparatus. So what is Golgi apparatus? Golgi apparatus is the stack of curved flattened stacks. Stacks का मतलब पाइल होता है, ठीक है। जैसे एक बुक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखें तो क्या बन जाएगा, एक पाइल सा बन जाएगा ना। तो स्टैक होता है, देखो इस तरीके से स्टैक होता है ऑफ कर्व्ड फ्लैटेंड सेक्स। बहुत सारे सेक्स का क्या होता है, एक स्टैक होता है, ठीक है। एंड जो फ्लैट सेक्स हैं उनको हम वही सिस्टर्नाई ही कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं, जो कि हम आर में कहते थे। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये पूरा गोल्जी apparatus हो गया। ये किससे मिलके बना होता है, गोल्जी बॉडी से मिलके बने होता है। ये एक गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी, ये भी गोल्जी बॉडी, इस तरीके से गोल्जी बॉडीज जो होती हैं इनसे मिलके बना होता है। इसके अलावा जब हम इनके डायग्राम पे फोकस करें तो इसमें जो बीच वाला हिस्सा है वो ट्यूब्यूलर है और एंड पे क्या है, ये ब्लॉब है। इसलिए क्या होता है, एक तो ये कर्व्ड है, फ्लैटेंड सेक्स है। दूसरी बात, दीज आर नॉट इंटरकनेक्टेड, ठीक है। दैट्स द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द गोल्जी apparatus and RER cisternae, that in RER those cisternae, those sacs were interconnected, but in Golgi apparatus these sacs are not interconnected, they are फ्लैटेंड एंड कर्व्ड सैक्स एंड ये बीच में से ट्यूबुलर होते हैं और एंड्स पे जाके क्या होते हैं, ब्लॉब अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। ये हो गए गोल्जी बॉडी, ये सिस्टर्नी हो गया। अच्छा, इन गोल्जी apparatus में हमारे पास दो फेजेस होते हैं, सिस फेज, ट्रांस फेज। सिस फेज इज द फेज ऑफ गोल्जी apparatus जिसमें वेसिकल्स फ्रॉम आर आके क्या करती हैं, फ्यूज करती हैं, फॉर्मिंग अ गोल्जी बॉडी। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट अगेन। सिस फेज गोल्जी apparatus का वो फेज है जहां पे वेसिकल्स फ्रॉम आर ये कौन सी वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स फ्रॉम आर ये वाली वेसिकल्स हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या करती हैं, बर्ड ऑफ करके निकलती हैं कंटेनिंग प्रोटीन्स। ये वेसिकल्स की नेक्स्ट साइड क्या होती है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होती है, गोल्जी apparatus. So these vesicles from RER basically forms Golgi body और ये सारा काम किस फेज पे हो रहा होता है, सिस फेज पे। इसी तरीके से एक ट्रांस फेज भी होता है। ट्रांस फेज पे क्या होता है, दैट गोल्जी बॉडी बर्ड्स ऑफ इनटू गोल्जी वेसिकल्स। यहाँ पे गोल्जी वेसिकल्स बर्ड ऑफ हो रही होती है और वहां पे वेसिकल्स फ्यूज करके कौन सी वेसिकल्स फ्रॉम आर गोल्जी बॉडी बना रहे होते हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया गोल्जी apparatus का। अब हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि एट सिस फेस ऑफ गोल्जी apparatus वेसिकल्स फ्रॉम आर इज बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज टू फॉर्म गोल्जी बॉडी। एट ट्रांस फेज गोल्जी बॉडी ब्रेक्स डाउन इनटू वेसिकल्स, कौन से वेसिकल्स, गोल्जी वेसिकल्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus। फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus बहुत सारे होते हैं। क्या क्या फंक्शंस होते हैं, फंक्शन होता है उसका कलेक्शन, किसकी कलेक्शन, प्रोटीन्स की कलेक्शन, प्रोटीन्स की सॉर्टिंग करना, उनकी मॉडिफिकेशन करना। कुछ मॉडिफिकेशन आर में भी होती है, बाकी मॉडिफिकेशन गोल्जी apparatus में भी होती है। उसके बाद उन प्रोटीन्स की पैकेजिंग करना और फिर उनको डिलीवर कर देना टू द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। अच्छा, गोल्जी apparatus बिल्कुल जो है वो पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है, ठीक है। ये जैसे इस यहाँ पे सारे प्रोटीन की कलेक्शन होती है, उनकी सॉर्टिफिकेशन होती है, उनकी सॉर्टिंग होती है, उनकी मॉडिफिकेशन होती है, इन पे सर्टेन टैग्स लगाए जाते हैं कि ये प्रोटीन यहाँ जाएगा, ये प्रोटीन इधर जाएगा, उनकी पैकेजिंग होती है, फिर उनको क्या कर दिया जाता है, डिलीवर कर दिया जाता है। तो जब हम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, so there are many types of modification which are basically occurring inside the Golgi apparatus. So एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक दफा इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि हो क्या रहा होता है Golgi apparatus के अंदर। तो देखो इस तरीके से ये प्रोटीन्स की कलेक्शन होती है Golgi apparatus में। दीज आर दोज प्रोटीन्स जो कि आर से बर्ड ऑफ करके आए हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, Golgi बॉडी कहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, Golgi apparatus में। अच्छा, ये देखो सारे प्रोटीन्स, अच्छा यहाँ पे डिफरेंट कलर्स है, आप इजीली एग्जामिन कर सकोगे सारे इनको प्रोसेस को अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है जो सॉर्ट नहीं हुए हैं, हम एक साथ बस ऐसी हैं। तो सब प्रोटीन्स की क्या होगी, कलेक्शन हो गई, रेड एंड पिंक प्रोटीन्स। उसके बाद फिर गोल्जी apparatus क्या करेगा, इन प्रोटीन्स की करेगा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग किस तरीके से हुई, यहाँ पे देखो सारे रेड प्रोटीन्स एक जगह हो गए और सारे पिंक प्रोटीन्स क्या होगा, एक जगह हो गए। उसके बाद इन प्रोटीन्स की होगी मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में क्या होता है,
मॉडिफिकेशन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। मॉडिफिकेशन के बाद ये देखो इस तरीके से कुछ प्रोटीन जाके अरेंज हो गया। अगर आपने मेरी RER वाली वीडियो देखी है तो इसको देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पे कौन सी मॉडिफिकेशन हुई है, बट चल हम इसको आगे डिस्कस करते हैं कि कौन सी मॉडिफिकेशन होती है। देन फिर मॉडिफिकेशंस के बाद क्या होता है कि ये वेसिकल्स जो है ये प्रोटीन्स हैं पैकेज्ड किए जाते हैं इनटू वेसिकल एंड दे आर डिलीवर्ड टू द पर्टिकुलर सेलुलर डेस्टिनेशन। मॉडिफिकेशंस में देखें तो मॉडिफिकेशंस को हम क्या कह रहे हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ट्रांसलेशनल क्यों कह रहे हैं, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि प्रोटीन सिंथेसिस को हम ट्रांसलेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें mRNA जो है वो ट्रांसलेट हो रहा होता है इनटू अ पर्टिकुलर प्रोटीन। पोस्ट क्यों, बाद में ऑफ कोर्स हो रही है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के बाद हो रही है मॉडिफिकेशन, इसलिए पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। कौन कौन सी मॉडिफिकेशन आती है? सबसे पहले लिपिडेशन। लिपिडेशन एक ऐसा मॉडिफिकेशन है जिसमें क्या होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ क्या अटैच होता है, किस चीज का एडिशन होता है, लिपिड्स का एडिशन होता है टू फॉर्म लाइपोप्रोटीन। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि लिपिड्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, so they cannot be easily transported inside a body, inside the blood, in the blood। तो होता क्या है बेसिकली, मोस्टली लिपिड्स हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, लाइपोप्रोटीन की फॉर्म में। तो ये मॉडिफिकेशन भी कहाँ होती है, गोल्जी अपैरेटस में भी होती है। और ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि सारे प्रोटीन्स के साथ हो। जैसे ग्लाइकोसिलेशन हो गई, ग्लाइकोसिलेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एडिशन क्या होता है, ब्रांच शुगर चेन का इस तरीके से टू अ प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्मिंग अ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्यों कह रहे हैं, प्रोटीन के साथ क्या अटैच हुआ है, ब्रांच शुगर चेन, इसलिए हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। दीज टू मॉडिफिकेशंस आर ऑप्शनल, जरूरी नहीं है कि ये सारे प्रोटीन्स के साथ हो, कुछ प्रोटीन्स के साथ होती है। इसके अलावा कुछ और मॉडिफिकेशंस थी, स्ट्रक्चरल चेंजेस थे एंड फॉस्फोराइलेशन थी। फॉस्फोराइलेशन इज बेसिकली द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। और मोस्टली जिन प्रोटीन्स के साथ ये फॉस्फोराइलेशन वाली मॉडिफिकेशन हो रही होती है वो आगे जाके लाइसोसोम्स फॉर्म करते हैं। ये लाइसोसोम्स क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। हमने मॉडिफिकेशन देख ली। अच्छा, इन सारी मॉडिफिकेशंस के लिए देयर आर सर्टेन एंजाइम्स जो कि विद इन द गोल्जी अपैरेटस मौजूद होते हैं, जो कि सारी मॉडिफिकेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमने क्या डिस्कस किया कि सारी मॉडिफिकेशंस का और इनसाइड द गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस के अंदर ही कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि मॉडिफिकेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन होती है, जैसे सल्फेशन, एडिशन ऑफ सल्फेट ग्रुप टू अ पर्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल। इसी तरीके से प्रोटियोलाइसिस भी एक किस्म की मॉडिफिकेशन होती है जिसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीएज एंजाइम इन्वॉल्व होता है जो कि प्रोटीन्स को क्या करता है, कट करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन्स क्या हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। नॉन फंक्शनल नॉन अनएक्टिव प्रोटीन्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो देयर आर मेनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस व्हिच आर occurring inside the Golgi apparatus। और किसकी मदद से हो रही होती है, एंजाइम्स की मदद से हो रही है, जो कि कहाँ मौजूद होते हैं, विद इन द Golgi apparatus। ऑफ कोर्स ये एंजाइम्स साइटोप्लाज्म से ही आए होंगे Golgi apparatus में, बट ये स्टोर्ड होते हैं और यहीं पे ये सारी मॉडिफिकेशंस हो रही होती है। इसके अलावा इन मॉडिफिकेशंस के अलावा वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि गोल्जी अपैरेटस इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। अब ये हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन क्या है, ये किस्म का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेसिकली, जो कि सेल वॉल की सिंथेसिस में रिक्वायर्ड होते हैं। अब ये सेल वॉल ऑफ कोर्स किसकी बात कर रही हूँ मैं, प्लांट सेल की बात कर रही हूँ। तो प्लांट सेल में गोल्जी अपैरेटस को हम डिक्टायोसोम भी कहते हैं। वो वहां पे इनकी अपीयरेंस थोड़ी अलग होती है, थोड़ा और फार अपार्ट होते हैं, दूर दूर होते हैं। और इनका काम बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे सेल वॉल की सिंथेसिस में हेल्प करना। कैसे हेल्प करना है, बाय सिंथेसाइजिंग, नॉट सिंथेसाइजिंग, बाय यू कैन से ऑर्गेनाइजिंग और फॉर्मिंग टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, पैक्टिन कहते हैं, हेमीसेलुलोज कहते हैं। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि भाई जो ग्लूकोज वगैरह है, ये सारा जो प्लांट्स में सिंथेसिस होती है कार्बोहाइड्रेट की, वो तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से होती है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से यस सिंथेसिस होती है, बट किसकी, ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, जो कि क्या है, बेसिकली एक मोनोसेक्राइड है। उस मोनोसेक्राइड का यूज करते हुए प्लांट्स के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स और भी बनाए जाते हैं, जिनमें से दो पॉलीसेक्राइड्स कौन से, पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज, कहाँ पे सिंथेसाइज किए जाते हैं, विद इन द गोल्जी अपैरेटस। बाकी जितने पॉलीसेक्राइड जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेसिकली, वो कहाँ सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, कोई क्लोरोप्लास्ट में हो रहा होता है, कोई साइटोप्लाज्म में हो रहा था, बट इनमें से दो कहाँ सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, गोल्जी अपैरेटस में, जो आपको याद रखना है, ठीक है, पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। ठीक है, तो सिंपली ये कोई नई चीज फॉर्म नहीं कर रहे होते, कोई स्क्रैच से कोई चीज फॉर्म नहीं कर रहे होते हैं गोल्जी अपैरेटस। सिंपली ये ग्लूकोज के मोनोमर्स को इस्तेमाल करते हुए, सिंपल शुगर के मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करते हुए, उनको कंबाइन करके ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज।
तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए जो आपको याद रखना है कि विद इन द गोल्जी अपैरेटस एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि सारी मॉडिफिकेशंस करा रहे होते हैं। और हमने एक और फंक्शन देख लिया कि सारी मॉडिफिकेशंस के अलावा Golgi apparatus is also involved in the synthesis of hemicellulose and pectin, which is required for the synthesis of cell wall of plant cells. ये हमने दो उसके functions देख लिए. Now, one more important thing which I would like to discuss over here, that is कि एक कॉन्सेप्ट है जनरली मोस्टली स्टूडेंट्स के दिमाग में आता भी है कि ये वेसिकल्स को कैसे पता, बेसिकली ये वेसिकल्स को कैसे पता कि हमें गोल्जी अपैरेटस के पास आना है, ये कहीं और क्यों नहीं चली जाती, दे कैन मूव समवेयर एल्स बट व्हाई दे ओनली कम टू गोल्जी अपैरेटस, ये सिर्फ यहीं क्यों आती है। तो देयर आर सम मेजर प्रोटीन्स इन्वॉल्व। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये वेसिकल्स बर्ड ऑफ कर रही हैं फ्रॉम आरईआर, तो उनकी बडिंग के लिए अब देखो यहाँ पे क्या हो रही है, वेसिकल्स की प्रॉपर एक शेप बन रही है और फिर इनमें प्रोटीन्स आ रहे हैं। तो देयर आर सम आल्सो प्रोटीन्स, मैं नाम ले लेती हूँ, देयर आर कोटिंग प्रोटीन्स होते हैं, कोप टू प्रोटीन्स होते हैं जो कि इन वेसिकल्स की शेपिंग में इन्वॉल्व होते हैं, मेम्ब्रेन की शेपिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वेसिकल्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। Now, proteins play a major role. Some proteins are also involved in the formation of vesicles. Vesicles of where? Vesicles from RER. इनकी vesicles की formation में भी कुछ proteins involved होते हैं. फिर इन vesicles को उनकी correct destination तक पहुंचाना, which is Golgi apparatus, उसमें भी कुछ proteins involved होते हैं. वेसिकल्स की फॉर्मेशन में भी कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, नाम आपको याद रखना जरूरी नहीं है, बट यू शुड नो कि कुछ प्रोटीन्स वेसिकल्स की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। उसका मैंने बता दिया कि कोटिंग प्रोटीन्स होते हैं, कोप टू प्रोटीन्स, जो कि वेसिकल्स की फॉर्मेशन में और उनकी शेपिंग में इन्वॉल्व होते हैं, मेम्ब्रेन की शेपिंग में जो है, ठीक है। इसके अलावा देयर आर आल्सो सम प्रोटीन्स, अदर प्रोटीन्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन दी ट्रांसमिशन, किसकी ट्रांसमिशन में, किसकी ट्रांसपोर्ट में, कि ये वेसिकल्स फ्रॉम आरईआर सीधा कहाँ पर आए, टू द गोल्जी अपैरेटस। इसमें भी, इस प्रोसेस में भी कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद फिर ये वेसिकल्स पे सारी फ्यूजन होती है, उसके बाद ये सारा प्रोसेस होता है, कलेक्शन, सॉर्टिंग, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, ये सारे प्रोसेस के बाद गोल्जी वेसिकल्स की दो डेस्टिनेशन होती है, या तो वो इधर लाइसोसोम्स फॉर्म करेंगे या तो वो क्या फॉर्म करेंगे, सिक्रीटरी वेसिकल्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाइसोसोम्स को। देखो ये वही वेसिकल्स हैं जो कहाँ से आ रही हैं, गोल्जी अपैरेटस से आ रही हैं। अब ये पिंक वाली वेसिकल्स क्या फॉर्म करेंगी, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में ऑब्वियस सी बात है क्या मौजूद होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं ना। तो देखो ये काम होगा, ये जो प्रोटीन्स मौजूद होते हैं ना विद इन द वेसिकल्स, या तो ये विद इन द वेसिकल्स ही विद इन द सेल ही इस्तेमाल हो जाएंगे, विद इन द वेसिकल ही यूज हो जाएंगे वो प्रोटीन्स, या तो ये प्रोटीन्स क्या हो जाएंगे, सिक्रीट किए जाएंगे आउट ऑफ द सेल, जिन वेसिकल्स को हम सिक्रीटरी वेसिकल्स कहते हैं। या तो ये विद इन द वेसिकल इनका कंटेंट यूज हो जाएगा, या तो ये जो कंटेंट है ये सारा सेल के बाहर भेजा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विद इन द वेसिकल यूज हो रहा है क्या, किसकी फॉर्मेशन में, लाइसोसोम की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, जिसमें ऑफ कोर्स क्या मौजूद होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंड एज एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, तो ये सारी वेसिकल्स क्या बना लेती हैं, लाइसोसोम्स बना लेती हैं। फिर कुछ वेसिकल्स होती हैं जो कि सिक्रीटरी वेसिकल्स फॉर्म करती हैं, सिक्रीशन में इन्वॉल्व होती है। अब ये जो वेसिकल्स हैं ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द सेल सरफेस मेम्ब्रेन, ये देखो इनके मैंने ग्रीन से मेम्ब्रेन शो की, ये फ्यूज मूव करेंगे टुवर्ड्स द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। जब मूव करेंगे उसके बाद फिर ये फ्यूज करेंगे विद द सेल सरफेस मेम्ब्रेन, रिलीजिंग द कंटेंट आउट ऑफ द सेल। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मींस एग्जिट, बाहर। तो होता क्या है एक्सोसाइटोसिस में कि these vesicles come towards the move towards the cell surface membrane, they fuse with the membrane, with the cell surface membrane, releasing the content out of the cell। अब ये जो contents हैं, ये जो proteins हैं, ये क्या हो सकता है, सिक्रीटरी वेसिकल्स में हमारे पास जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है, लाइपोप्रोटीन भी हो सकता है, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, एंजाइम्स भी हो सकते हैं। जैसे पेनक्रियाटिक एंजाइम, डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, कोई सा भी एंजाइम हो सकता है, लाइपोप्रोटीन हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ग्लाइकोप्रोटीन का मैं यूज बताऊं, हमने पीछे मॉडिफिकेशन पढ़ी थी, तो बेसिकली हमारा जो म्यूकस होता है ना, म्यूकस जो सारे रेस्पिरेटरी सर्फेस की लाइनिंग में मौजूद होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्टमक की लाइनिंग में मौजूद होता है, तो म्यूकस किससे मिलकर बना होता है, म्यूकस मिलके बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन से। इसी तरीके से एंटीबॉडीज हमारी जो कि इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट होती है, वो किससे मिलके बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बनी होती है। तो ये सारे जो है कहाँ अपने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। अब ये प्रोटीन्स अपने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंच रहे हैं, तो इसमें भी क्या होती है, कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ। जब ये प्रोटीन्स आते हैं ना, तो इनके सराउंडिंग में कुछ क्या होते हैं, सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं। सिग्नलिंग प्रोटीन्स क्या करते हैं, इनको उनकी डेस्टिनेशन मेम्ब्रेन तक पहुंचाते हैं। अब इनकी डेस्टिनेशन या तो कोई ऑर्गेनल हो सकता है, इनकी बात करेंगे, या तो कोई ऑर्गेनल हो सकता है, या तो कोई मेम्ब्रेन होगी। तो कुछ सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कि इन प्रोटीन्स को
लेके जाते हैं टू देयर डेस्टिनेशन। इसके अलावा कुछ और भी प्रोटीन्स होते हैं जो कि इन प्रोटीन्स को गाइड करते हैं टू देयर पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इट कैन बी कंफ्यूजिंग बट एक कॉन्सेप्ट है जो कि क्लियर होना चाहिए कि ये वेसिकल्स को भाई इन प्रोटीन्स को कैसे पता है कि इनकी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन क्या है और वो वहां तक कैसे पहुंचेंगे। तो इन सारी ट्रांसपोर्ट में भी कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि एज ए जीपीएस सिस्टम काम कर रहे होते हैं, जो कि इन प्रोटीन्स को गाइड करते हैं कि भाई आपकी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन ये है। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं कि इनको इनकी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के बाद ये क्या हो, यहाँ पे फ्यूजन हो रही है ना, इसी तरीके से किसी दूसरे सेल के पास ये जा रहे हैं, किसी दूसरी मेम्ब्रेन के पास जा रहे हैं, तो उसमें भी इसी तरीके से फ्यूजन होगी ताकि कंटेंट सारा विद इन द सेल ट्रांसपोर्ट हो सके। तो इसकी फ्यूजन में भी क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये मतलब इसके सर्फेस पे जो कुछ प्रोटीन्स होंगे ना वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे टू दोज प्रोटीन्स जिस मेम्ब्रेन पे जाके इसको अटैच होना है। जैसे लॉक इन की काम करती है बिल्कुल उसी तरीके से ये जो मेम्ब्रेन है उस पर कुछ प्रोटीन्स होंगे जो कि एज अ लॉक, मॉलिक्यूलर लॉक काम कर रहे होंगे, और वो प्रोटीन्स जो कि इन प्रोटीन जिन वेसिकल्स के सराउंडिंग में होंगे वो प्रोटीन्स एज अ की काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिर ये पर्टिकुलर प्रोटीन्स आर सिंपली, आपको बस एक बात याद रखनी है कि इन प्रोटीन्स को इनको गाइड करना कि इनकी करेक्ट पर्टिकुलर सेलुलर डेस्टिनेशन क्या है। उसमें भी कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि एज अ जीपीएस सिस्टम काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जो उनको पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के बाद मेम्ब्रेन्स की फ्यूजन में हेल्प करते हैं ताकि अपना कंटेंट रिलीज कर सकें एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से। तो उसमें भी कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सिंपली यहाँ पे सारा प्रोटीन काम कर रहा होता है वेसिकल्स को गाइड करना टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बाद उन वेसिकल्स की फ्यूजन में, प्रॉपर तरीके से फ्यूजन में, डॉकिंग में, इसमें भी क्या कौन हेल्प कर रहा होता है, प्रोटीन्स हेल्प कर रहे होते हैं ताकि प्रॉपर ईच एंड एवरी प्रोटीन अपनी पर्टिकुलर अपनी करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, प्रोटीन फंक्शनल हो सके, टारगेटेड हो सके और अपनी करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। सब में क्या इन्वॉल्व होते हैं, देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स व्हिच आर इन्वॉल्व। दिस वाज सिंपली टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में आया हो कि भाई किस तरीके से जो वेसिकल्स है मूव करें टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। सो दिस वाज कि ये डेस्टिनेशन हो गई। अब आपसे अगर पूछा जाए कि गोल्जी अपैरेटस हमें कौन से सेल्स में एक्सटेंसिव मिलेगा, जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें आरईआर कौन से सेल्स में जो है वो एक्सटेंसिव मिलेगा, इसी तरीके से गोल्जी अपैरेटस भी अकॉर्डिंग टू सेल्स उनका शेप एंड साइज क्या होता है, वेरी करता है, चेंज करता है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि सिक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मैंने अभी म्यूकस की बात करी, तो म्यूकस कौन सिक्रीट कर रहा होता है, देयर आर पर्टिकुलर सेल्स जैसे कि गॉबलेट सेल होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैं बात कर रही थी, रेस्पिरेटरी सरफेस में इन्वॉल्व होता है, सरफेसेस पे होता है म्यूकस। तो वहां पे कुछ सेल्स होते हैं, कौन से सेल, फॉर एग्जांपल गॉबलेट सेल, जिसका काम क्या होता है, म्यूकस की सिक्रीशन करना। तो ऑफ कोर्स ऐसे सेल्स जिस जो कि सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, ना डोंट कंफ्यूज इट विद सिक्रीटरी वेसिकल्स, मैं कह रही हूँ वो सेल्स जो कि सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, कोई ना कोई चीज सिक्रीट कर रहे होते हैं, उन सेल्स में हमें गोल्जी अपैरेटस क्या मिलेगा, एक्सटेंसिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्या हो रही होती है, सिक्रीशन हो रही होती है। तो एक कॉमन एमसीक्यू पॉइंट है जो पता होना चाहिए आपको कि पूछा जाए अगर कौन से सेल्स में हमें गोल्जी अपैरेटस जो है एक्सटेंसिव मिलेगा, तो दो सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन सिक्रीशन। आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिया, आपको मसल सेल दे दिया, आपको सिलिएटेड सेल दे दिया ऑप्शन में, आपको टेस्टिस दे दिया और आपको दे दिया गॉबलेट सेल। तो आपको पता होना चाहिए इसमें से कौन सा सेल इन्वॉल्व होता है सिक्रीशन में, गॉबलेट सेल। तो आपने उसको मार्क कर दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट गोल्जी अपैरेटस। हमने इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, इसके कॉमन बेसिक कॉन्सेप्ट्स सब अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।